हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इंग्लिश का लेक्चर नंबर 10 और आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर की हम बात करें तो प्रीवियस वीडियो जो लेक्चर 9 है वो आपके टेंस के हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो से मैंने स्टार्ट किया है। इसको कोई स्कूल लेवल का बच्चा जो स्कूल जाता हो, जिसका अप्रोक्सली स्टैंडर्ड थोड़ा 8th होना चाहिए। ठीक है, 8 से ऊपर का बच्चा कोई भी ये जो ग्रामर की वीडियोज है वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने ग्रामर की नॉलेज को डीप कर सकते हैं। 9 वीडियोस, यस 9 वीडियोस टेंस की बनी है और इसमें बिल्कुल जीरो से मैंने स्टार्ट किया है। कोई कितना ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, किसी ने कितना ही ज्यादा पढ़ा है, वो सारे के सारे रूल्स जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी स्कूल लेवल की हम बात करें उसके लिए तो है ही, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जितने भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं टेंस के रिगार्डिंग, अभी फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टॉपिक वाइज में आपको एक्सरसाइज वगैरह करवा दिया करूंगी। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, जितने हमें मिलेंगे, जितने प्रोवाइड हो सके, उन सभी को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम अपने सिलेबस पे फोकस करते हैं और मैं वीडियोस में कहीं पे बीच में एंड में आपसे जो क्वेश्चन पूछती हूँ उनका आप रिप्लाई कर दिया करें। इससे ये पता रहता है कि कितने बच्चे वीडियोस को देखने में इंटरेस्टेड है, क्लासेस को देखने में इंटरेस्टेड है, कितने लोगों को क्लासेस देख के अच्छा लग रहा है, कितना उनको मटेरियल मिल रहा है, क्या आपको जो मैं क्लासेस दे रही हूँ उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है या ऑलरेडी आपको ये सारे रूल्स वगैरह पता थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो जैसे कि बात कर रहे हैं हम कि 9 वीडियोस में टेंस है, आपके पूरे के पूरे टेंस जितने भी इंपोर्टेंट रूल्स है वो सारे हमने 9 वीडियोस में कवर किए हैं। आज जो नेक्स्ट पार्ट है, मुझे लगता है कि नरेशन वॉइस कर लेते हैं, क्योंकि जो अभी ग्रामर का सिलेबस निकला है एचपी पुलिस में भी, उसमें भी सबसे पहले आपके पास टेंस दिए गए हैं, नरेशन है, वॉइस है। और जरा भी आप इनको हल्के में ना ले कि अगर टेंस तो मुझे आते हैं, वो आने वाली बात नहीं है। एचपीपीएससी उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एग्जाम को डालने का कि किस तरह से एग्जाम को मैनेज करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा ऊपर से पढ़ के ना जाए, थोड़ा सा हल्का सा उसको डीप भी करके जाए। तो आज सेकंड जो हमारा चैप्टर रहेगा, फर्स्ट टेंस था, सेकंड चेंज द वॉइस रहेगा। ठीक है, अब जिनको टेंस के बारे में कोई पता नहीं है, जिनको पहचानना नहीं आता है ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, तो वॉइस में तो वो शायद मेरे आइडिया से तो ना आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका टोटल जो चैप्टर रहता है वो टेंस पे ही बेस्ड है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्लासेस जो आपकी है वो एक दूसरे पे बेस्ड है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो सेकंड क्लास में आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बोल रही हूँ आज भी कि अब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी आप स्टार्टिंग से देखना शुरू कीजिए और साथ साथ चलते हैं थोड़ा सा। अब अगर आपका 9 वीडियोस वो भी पेंडिंग रह गई, अभी फिर से क्लासेस कंटिन्यू कर रही हूँ तो ये भी पेंडिंग रह जाएगी, तो आपको पढ़ने में आलस लग जाएगा कि नहीं इतना कौन करेगा, इतना कौन करेगा। अभी आप कर सकते हैं कि 9 वीडियोस की एक कवरेज देके, क्योंकि बीच में मैं हिंदी की देती हूँ, कभी इंडियन जीके वगैरह की भी देती हूँ, तो अभी आप सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ कि अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देखें। इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना ली है, आपको अलग अलग प्ले लिस्ट मिलेगी, हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है, इंडियन जीके की प्लेलिस्ट अलग से बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर शुरू करेंगे चेंज द वॉइस। वॉइस आपको पता है कि चेंज द वॉइस क्या होता है। ये भी आपके जिस तरह से हमने टेंस पढ़ा था, टेंस की जब स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी कि टेंस क्या है, कोई आपसे पूछ ले कि टेंस क्या है, तो इसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि जिन्होंने टेंस वाली पूरी की पूरी वीडियोस देखी होगी उनको टेंस का पता भी होगा। ठीक है, कि टेंस हमें किसे बोलते हैं, उसकी एक थोड़ी सी प्रॉपर डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को आप पक्का कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। ठीक है, आज हम चेंज द वॉइस की बात करेंगे। जिस तरह टेंस में मैंने बात की थी कि एक्चुअल में वो भी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसी तरह से जो चेंज द वॉइस की बात करेंगे ये भी पूरा आपका वर्ब पे डिपेंड रहता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये भी आपकी क्या है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। किस तरह से ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, किस तरह से ये वर्क करती है, वो सारा फिर से बता रही हूँ कि इसको भी जीरो से स्टार्ट करूंगी
और इसके अलग अलग टाइप करेंगे। ये आपका टाइप 1 है, जिसको बेसिक बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। जिनको थोड़ा आता हो बेसिक, उनको जरूरी नहीं है इस क्लास को देखने की, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कंटिन्यू रहना चाहे तो ऐसा नहीं है कि बड़े रिस्ट्रिक्शन है कि ना देखे, इस वीडियो को देख सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि इसमें टाइम वेस्ट वाली बात है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस वीडियो को स्किप करके, हाँ, सेकंड जो वीडियोस होगी उस पे आप बड़ा ज्यादा फोकस करना, ठीक है। क्योंकि इसके बाद वाली जितनी भी क्लासेस आपकी होगी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स रहने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे चेंज द वॉइस की। और चेंज द वॉइस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इसकी भी बात करते हैं। वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। मार्कर बेटा राउंड चल रहा है। That includes the relation of सब्जेक्ट है ये, ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वॉइस भी क्या है, आपके पास वर्ब की एक फॉर्म है, और वर्ब की फॉर्म है तो ये क्या दिखाएगा, ये भी आपके पास रिलेशन दिखाता है। किसका रिलेशन दिखाता है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे बात करेंगे सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कभी रिसीवर बन जाता है, कभी एक्शन गोइंग बन जाता है। तो ध्यान रखना है कि इसी पे बेस्ड आपका टोटल वॉइस का चैप्टर रहता है। ये रिलेशन दिखाता है, किसका रिलेशन दिखाता है? तो ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेशन दिखाता है। कभी जो सब्जेक्ट है वो एक्शन रिसीवर बन जाता है, और कभी जो सब्जेक्ट है वो एक्शन डूइंग बन जाता है। अब चेंज द वॉइस की हम बात करते हैं। वॉइस तो आप सभी को पता है कि ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा डिफाइन करके बताना पड़ेगा जी। डिफाइन करके बताते हैं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, सक्रिय, जब हम बिल्कुल एक्शन में होते हैं, एक्टिव होते हैं। और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। कहने का मतलब है, जब एक्टिव वॉइस की हम बात करेंगे तो वहां पे जो सब्जेक्ट है वो वहां पे प्रेजेंट होगा। और पैसिव वॉइस में, जब पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो निष्क्रिय रहता है, वहां पे प्रेजेंट नहीं रहता है। इतना सा डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। इनकी भी आपको डेफिनेशन लिखनी है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिखते हैं। Active voice define that the subject is action doing. Active voice define that the subject is action doing. मैंने आपको भी बताया अभी भी कि जो एक्टिव वॉइस में है वो सब्जेक्ट कैसा रहता है? एक्शन डूइंग रहता है। और पैसिव वॉइस की हम बात करेंगे। पैसिव वॉइस रेफर्स that the subject is action acted on. पैसिव वॉइस क्या होता है? जिसमें ये रेफर किया जाता है कि जो एक्शन किया जा रहा है, ठीक है, जो सब्जेक्ट के द्वारा
जो एक्शन किया जा रहा है वो किस पे किया जा रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर। और एक्टिव वॉइस में ये दिखाया जाता है कि सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में बताया, पैसिव वॉइस में ये दिखाया जाता है कि सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा कार्य किया गया है। क्लियर। ये आपके पास 2 टाइप के रहते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। बेसिकली ये सभी को पता है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। इसके लिए एक तो टेंस का चार्ट बनाना होगा। टेंस का चार्ट बनाने से पहले थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देते हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे राहुल राइट्स अ लेटर, ये आपके पास। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की हम बात करें तो ये आपके पास सब्जेक्ट है, और ए लेटर की बात करेंगे तो इसको पता है कि ऑब्जेक्ट बोला जाता है। इन दोनों के बीच रोल प्ले कर रहा है राइट्स, और राइट्स आपके पास क्या है, वर्ब है, ठीक है। राइट्स आपके पास वर्ब है। अब आपके द्वारा आपको यहाँ पे देखना है कि एक्शन करने वाला कौन है। तो एक्शन करने वाला कौन है, आपको दिख रहा है कि एक्शन करने वाला राहुल है, और राहुल इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। अगर राहुल सब्जेक्ट है तो राहुल के द्वारा काम कौन सा किया जा रहा है, यहाँ पे वर्ब कौन सी है, तो आपको दिख रहा है कि राइट्स पे काम किया जा रहा है, लिखने का काम किया जा रहा है। अब रिसीवर की जो काम किया जा रहा है वो लेटर है। अब ये तो आपका एक्टिव वॉइस हुआ। इसको पैसिव कैसे बनाना है, जब पैसिव बनाना पड़ेगा तो यहां से जो राहुल जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा। और जब इसको रिसीवर बनाया जाएगा तो आपको पता है कि फिर सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो नहीं रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक्शन डूइंग होता है, कि वो तो एक्शन डूअर डूअर बोलते ना सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट तो डूअर होता है। अगर सब्जेक्ट डूअर रहेगा तो वहां पे वो पैसिव रहेगा, वहां पे वो सक्रिय रहेगा, वहां पे वो एक्टिव रहेगा। तो यहां से जब पैसिव वॉइस में हम प्रवेश करेंगे तो ये रिसीवर बनना चाहिए। और अगर इसको रिसीवर बनाना है तो आपको पता है कि रिसीवर की फॉर्म कौन लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। कहने का मतलब है कि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किस तरह से इंटरचेंज करेंगे अभी बताते हैं। अब इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, ए लेटर इज रिटन बाय राहुल। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। दूसरे इसमें बताती हूँ किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होनी है। और जो यहाँ पे रिसीवर था, जो आपका एक्शन डूइंग था, एक्शन डूइंग वाला सब्जेक्ट था, उसको लास्ट में जाके क्या बनाना है, रिसीवर बनाना है। अब यहाँ पे जब ये रिसीवर बन जाएगा, एक्शन को रिसीव करने वाला बन जाता है, तो यहाँ पे ये फिर एक्टिव ना रहकर पैसिव में निकल जाता है। क्या लिखा जाएगा कि लेटर राहुल के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, जाता है। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, पैसिव फॉर्म में है। समझ आया इतना आपको, ये आपको इतना सा याद रखना है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हमें आगे भी बढ़ना है। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन है, जिनको जरा भी एक्टिव पैसिव नहीं आते हैं, ये तो मैं सिर्फ आपको वॉइस समझा रही थी कि एक्चुअल में जो वॉइस है वो होता क्या है। तो वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उसको हम वॉइस कहते हैं। 2 टाइप्स के थे, एक एक्टिव था एक पैसिव था। एक्टिव कौन सा होता है, जिसमें सब्जेक्ट आपका एक्शन डूअर होता है, और पैसिव कौन सा होता है, जिसमें सब्जेक्ट लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट बन के एक रिसीवर का काम करता है। इतना सा बताया था। अब फॉर्मेशन की हम बात करें तो फिर से जब स्टार्ट किया था मैंने टेंस को पढ़ाना, तो वहां पे भी बोला था कि एक सेंटेंस को
अगर एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो इसके लिए आपके पास 3 चीजें जरूरी होती है, और 3 चीजों में जो सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट रहता है वो वर्ब का पार्ट रहता है। तो यहाँ पे फिर से बता रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 पार्ट है जो आपके पास जरूरी रहते हैं एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, सब्जेक्ट एक्शन डूअर बन जाता है। तो एक्शन डूअर में वो काम कैसे करता है? एक्टिव होके करता है। तो जो एक्चुअल फॉर्मेशन रहती है हमारे सेंटेंस बनाने की, उसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में करना है तो बता रही कि यहां से बेटा जो सब्जेक्ट है वो क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसको रिसीवर बनाना है। अगर तो इसको यहीं रखेंगे तब तो फिर आपको पता है ये एक्शन डूअर बन जाता है और पैसिव फॉर्म यूज नहीं करता है। तो इसको हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। और सब्जेक्ट हमें पैसिव वॉइस में भी चाहिए, तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में चाहिए तो ऑब्जेक्ट को आपको क्या रखना होगा? इधर। और ये ऑब्जेक्ट यहाँ आके सब्जेक्ट बन जाता है। आपको पता है ना, स्टार्टिंग में नाउन प्रोनाउन कोई भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। इसके बाद जो पैसिव वॉइस में है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। अब आप बोलेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो मैं बोलूंगी कि टेंस के अकॉर्डिंग आएगी। जिस हिसाब से एक्टिव वॉइस का टेंस होगा उस हिसाब से वो पैसिव वॉइस में जाके चेंज हो जाता है। वो मैं पूरा वर्ड भर के आपको लिखा दूंगी कि एक्टिव वॉइस में अगर ये है तो पैसिव वॉइस में जाके वो क्या बन जाता है। ठीक है, ठीक है जी। अब इसके बाद प्लस, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, डजंट मैटर। यहाँ पे आके ये क्या हो जाती है? थर्ड फॉर्म की। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी बताएंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम क्या है। जो इसका एक नाम है ना, स्पेशल नाम है दिया हुआ, वो नाम भी बताना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है। ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो पैसिव दिखाएगी, ठीक है, पैसिव दिखाएगी, उसके लिए कोई ना कोई प्रपोजिशन चाहिए। तो देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बाय का ही यूज होता है, क्योंकि अदर्स प्रपोजिशन का भी यूज रहता है। बट जब अदर वो मैं प्रपोजिशनल सेक्शन आपको अलग से कराऊंगी, टाइप सेकंड या थर्ड में करवा दूंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी तो फिलहाल हम बाय का ही यूज करेंगे। और प्लस इसके बाद आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पे आके क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट बन गया है। क्लियर है इतना? अब ये तो आपके पास क्या थी? फॉर्मेशन। और ये आगे किस में निकल जाएगा? पैसिव बन जाएगा। PASSIVE वॉइस ये आपका बन जाएगा। क्या बताया था? सिंपल बताया था। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहेगी। सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगी, प्लूरल है तो प्लूरल रहेगी। बाकी टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते हैं। प्लस यहाँ पे वर्ब की कोई सी भी फॉर्म है यहाँ पे आके थर्ड हो जाती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए बाय प्रपोजिशन का यूज किया जाता है और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। इस तरह से हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद जैसे कि हमने पीछे भी एग्जाम्पल लिया था, मैं अभी एक और एग्जाम्पल लिखती हूं। जैसे राधा मेक्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेंस का चार्ट तो मैं बाद में बताऊंगी कि कैसे बनेगा। ये राधा कौन है? एक्शन डूअर है ना। काम किसके द्वारा किया जा रहा है? राधा के द्वारा। जिसके द्वारा काम किया जाता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा काम किया जा रहा है। कौन सा काम किया जा रहा है? बनाने का काम किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे आपके पास वर्ब की फॉर्म है। और ये जो काम कर रही है वो क्या कर रही है? तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स बना रही है। तो आपको ध्यान रखना है
कि ये वाला जो बना रही है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब ये तो आपको पता है कि ये वाला किस में होगा, एक्टिव वॉइस में, ठीक है। ये वाला सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में, इसको बेटा पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपको भी पता है कि सबसे पहले तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर ये सब्जेक्ट बन जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल। अब एरर कहाँ आएगी, जो लो लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें यहाँ पे क्या किया जाएगा, ब्यूटीफुल फ्लावर्स इज, या किया जाएगा आपके पास वॉज, या आपके पास किया जाएगा हैज। इस टाइप की एरर कभी जैसे टेट टूट के एग्जाम होते हैं उसमें दे दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लावर्स है तो आपको ध्यान रखना है आर आएगा, ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर। और मेक की थर्ड फॉर्म आपको पता है, मेक, मेड, मेड होती है। देखो वर्ब्स की जो 3 फॉर्म्स रहती है, अगर इन चीजों का आपको पता नहीं है तो हाई लेवल के एग्जाम्स जितने भी होते हैं उसमें वर्ब की फॉर्म मेनली ऐसी डाली जाती है जो आपने ना ही पढ़ी होगी। तो ध्यान रखना है कि जितनी भी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है उनको काफी कोशिश करना कि आप उन चीजों को लर्न कर ले, ठीक है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर, मैंने बताया वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। और इसके बाद आपके पास क्या रहना है, बाय। अब यहाँ पे जो काम करने वाला है इसको रिसीवर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपके पास राधा। इस तरह से हम चेंज करेंगे। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट बनाया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसके बारे में भी बताती हूँ, ये लगी। उसके बाद यहाँ पे वर्ब की कोई सी भी फॉर्म है यहाँ पे आके थर्ड आ जाएगी, ये एडिंग प्रपोजिशन बाय आ जाएगी, और लास्ट में जो सब्जेक्ट है बेटा वो जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब यहां से आगे हम बोर्ड पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, बोर्ड। अब एक तो यहाँ पे प्रोनाउन चार्ट रहता है, और प्रोनाउन चार्ट की जो सारी फॉर्म है वो तो मैं आपको प्रोनाउन या आगे नरेशन में पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे सारी की सारी यूज होनी है। यहाँ पे मैं प्रोनाउन की आपको सिर्फ 2 फॉर्म पढ़ाती हूँ, एक सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगी या नॉमिनेटिव जिसको हम बोलते हैं, दूसरी ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो जहां पे ऑब्जेक्ट होगा वहां पे जो प्रोनाउन की फॉर्म है वो ऑब्जेक्टिव केस रहता है। तो जब उसको वहां से उठाना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाता है। क्लियर है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउंस की फॉर्म पढ़नी पड़ेगी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो कोशिश करती हूँ आपको वो वाली फॉर्म देने की, मे भी इधर आ जाएगा, इतना सा वो छोटा है। यार ये थोड़ा रफ कर देते हैं, ऐसे क्यों करना है, ये तो थोड़ा ही सा था। pronoun chart for active voice to passive voice। सब्जेक्टिव केस या आप सब्जेक्टिव फॉर्म भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले आई, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होती है, और वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूएस अस होती है। यू की बात करेंगे, ये सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी बेटा सेम रहता है, ध्यान रखना है। ही की बात करेंगे, इसकी हिम हो जाती है, शी इसकी हर हो जाती, दे की डेम हो जाती है। इट की बात करेंगे तो इट भी आपका सेम ही रहता है। क्लियर है, आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कोई आपके पास एक्टिव वॉइस दिया गया है, और उस एक्टिव वॉइस के लास्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट के रूप में हिम दिया गया,
तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इसको यहां से उठा के आप एज इट इज यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर इसको यहां से उठाना है और सब्जेक्ट बनाना है तो इसकी सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव फॉर्म पता होनी चाहिए कि हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है। क्लियर? तो हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म ही है। जब इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे बेटा तो इसकी फॉर्म भी ही करेंगे। क्लियर? अब मान लीजिए कि किसी चीज का, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है, ही, और उसको पैसिव वॉइस बनाना है। जब उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ही आगे जाके ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आगे लास्ट में जाके जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब ही को हम आगे जाके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट गलती से भी ही नहीं रहेगा, वो आगे जाके चेंज हो जाता है, हिम हो जाता है। ठीक है? किसी सेंटेंस के लास्ट में मी दिया गया है और वो एक्टिव वॉइस है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। जब इसे हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो इसकी फॉर्म भी कौन सी लेनी पड़ेगी? सब्जेक्टिव लेनी पड़ेगी, जो कौन सी होगी? आई। क्लियर है? आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने ये एक छोटा सा बोर्ड बनाया है, इसे आपने ध्यान रखना है। एक स्क्रीनशॉट लेना है, वो भी ले सकते हैं, थोड़ा सा, इतना तो ज्यादा टफ नहीं है। अब नेक्स्ट जो आपके पास चार्ट बनना है, चार्ट, और वो रहना है टेंस का चार्ट। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं यहाँ टेंस का नाम जरा भी नहीं लिखूंगी क्योंकि मैंने करवा दिया है। ठीक है? मैं इतना ही लिखूंगी कि अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में ई है तो पैसिव वॉइस में वो किस तरह से। टेंस को अगर पढ़ना होगा, बताया 9 लेक्चर है पीछे पड़े हुए। टेंस चार्ट फॉर वॉइस। एक्टिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस में इधर वाला सेक्शन है तो पैसिव वॉइस में जाके इधर कन्वर्ट हो जाएगा। पैसिव वॉइस। अब देखना, अगर एक्टिव वॉइस जो आपके पास सेंटेंस दिया होगा, अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास एग्जाम में एक्टिव वॉइस ही आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पैसिव वॉइस दिया गया हो और उस पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने के लिए बोला है कि इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो ध्यान रखना है, इधर वाला रूल इधर कन्वर्ट हो जाएगा और इधर वाला इधर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस V1 या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगा है प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो आगे जाके पैसिव वॉइस में आप उसको कैसे बनाएंगे? पता है ना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट के बाद आप इज एम आर का यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई सी भी। यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी या इसके साथ एस और ईएस लगा था। ये आपको पता है कि ऐसा कौन सा टेंस है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाता है या खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। वो टेंस आप सभी को पता है कि कौन सा वाला टेंस है। जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो रूल आपके पास मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां से, जब इसका नेगेटिव आ जाता है तो आपको पता है ना डू और डज का यूज होता है, डू और डज का। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि डू और डज है तो अब क्या करें। ये जो इज एम आर है इनके बाद नॉट का यूज कर देना, आगे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है? दूसरा आपके पास है, इसके आगे मैं लाइन डाल देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे।
दूसरा, अगर आपके पास सब्जेक्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसको कैसे पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाय आएगा और उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। और अगर ये नेगेटिव में आएगा तो यहाँ पे डिड नॉट का यूज होता है, तो यहाँ नहीं घबराना है, यहाँ पे वॉज और वर के बाद डिड का सॉरी नॉट का यूज करना है। ये सेकंड आपके पास। थर्ड की हम बात करेंगे कि अगर एग्जाम्पल में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस B1 दिया गया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो आगे जाके जब आप इसको चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा प्लस विल शैल के साथ बी आएगा और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है? अब अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अब आपको दिख रहा है ना इजेमार, ये रहा आपका इजेमार इधर। अगर ऑलरेडी पैसिव एक्टिव वॉइस में ये इजेमार दिया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया गया, तो किस तरह से आप चेंज करेंगे इसको? ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट फिर से आपका सब्जेक्ट बन जाएगा प्लस इज एम आर प्लस ये जो आईएनजी है ना, इसके बदले क्या लग जाएगा? BEING बीइंग, और इसके बाद फिर से आप वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय का यूज करने के बाद आपका जो सब्जेक्ट है उसे आप ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, सेम टू सेम इधर और आएगा, सब्जेक्ट है प्लस वॉज वर है, सब्जेक्ट है प्लस वॉज वर है, B1 के साथ आईएनजी है और इधर ऑब्जेक्ट लिखा है, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय आएगा प्लस जो ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी जो इधर सब्जेक्ट होगा उसके आगे जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस आपको याद रखना है कि वैसे तो ये नो चेंज रहता है, और अगर इमरजेंसी आन पड़ी, इमरजेंसी तो जानते हैं ना आप, कभी कभार डाल ही देते हैं, जिसका चेंज नहीं भी होता वो भी डाल ही देंगे, मर्जी है भाई, क्या करे, इनका कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी और B1 के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा है, अगर आपके पास ऑप्शन में दिया गया है नो चेंज CHANGE, तो जरूर आप इसको टिक मार्क कीजिए। अगर नो चेंज वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है तो फिर अपनी मर्जी से बनाना पड़ता है वो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस बीइंग करना पड़ेगा, क्योंकि आईएनजी को रिप्लेस बीइंग करता है। ठीक है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और जो आपके पास सब्जेक्ट है उसका लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है। मैं आपको जैसे जैसे बता रही हूँ ये चीजें आपको याद रखनी है, नहीं पता कि किस तरह का कोई डाल दे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लस हैज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो आगे पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? तो सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज हैव आएगा, इसके साथ याद रखना है कि बीन लगा देना है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और नेक्स्ट में जाके जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। आगे सब्जेक्ट होगा प्लस हैड होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो आगे चेंज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन
वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, जो सब्जेक्ट है उसका आप ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और लास्ट में जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट में जितने भी आपके पास टेंस बचते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के, वो नो चेंज रहते हैं सभी के, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, ये नो चेंज रहते हैं। और नो चेंज ये आपके रहते हैं। अगर फिर भी दे दिया गया हो, दे दिया जाए फिर भी, तो आपको याद रखना है कि जहां पे बीन होता है ना, आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में हर जगह बीन होता है, हर एक टेंस में बीन होता है, तो बीन आपको याद रखना है क्या आएगा? बीन प्लस BEIN, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। यहाँ पे तो वही आना है, सब्जेक्ट आएगा प्लस जो इधर ऑलरेडी दिया होगा, हैज हैव होगा, हैड होगा, विल हैव होगा, तो उसको आपने ध्यान रखना है। यहाँ से चेंज होगा, बीन के बाद बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय प्लस लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट आएगा। अदरवाइज जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस है वो कैसे रहते हैं? नो चेंज रहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पॉइंट के, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, मैं इतना बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि जिन्होंने टेंस की ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जरूर देखें। ये आपको भी सारा का सारा बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए, तभी आप वॉइस को आगे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये तो बेसिक मैं बता रही ना, कि ये जो आपका अभी मैं करवा रही हूँ, ये 5th से 8th का स्टैंडर्ड करा रही मैं ये अभी। ठीक है, अभी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आगे आना है। हाँ, जैसे टेट टूट हो गया, इसमें पूछा जाता है, JBT BEd एंट्रांस हो गया, इनमें ये चीजें पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। पर ये नहीं करना कि वॉइस आते ही नहीं हो गए, सोचेंगे मैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने कौन सी 5th 8th करनी है, और वॉइस का पता ही नहीं होगा, डायरेक्ट जाके 3rd लेक्चर पे वॉइस के पहुंच गया, तो गलत हो जाएगा। मैं बता रही कि ये कंसेप्ट आपको सबसे पहले क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि किस तरह से चेंज होते हैं। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहता है, सिर्फ बीइंग ले लेता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहता है, सिर्फ बीइंग ले लेता है। और ये मैंने आपको बताया कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो वैसे तो नो चेंज रहता है, और अगर चेंज करना ही हो तो ये भी अपने में ही रहता है। नेक्स्ट आपके पास है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है, पूरा फॉर्मेट नहीं लेता है, इसके सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, जो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगी होती है। जैसे यहाँ से बात करें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसके पास भी इसके पास भी है, इजमार इसने किसका लिया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लिया, तो इस तरह से है थोड़ा रिलेटेड। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो फ्यूचर परफेक्ट है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस जितने भी है तीनों के तीनों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये नो चेंज रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। अगर फिर भी करना ही पड़े, इतनी इमरजेंसी आ ही जाए, तो जहां पे बीन लगा होता है उसके बाद बेटा ING लगा देनी है, बीइंग वाला ING वाला लगा देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। वैसे तो ये बहुत छोटा है, पर मुझे लगता है कि शायद पढ़ने में आ जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो एक बार बता देना। अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अब एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल डालने शुरू करते हैं, और आपके पास ये वाला वर्ड नोटबुक में लिखा होगा। अब आपने
जिनको मेहनत करनी है वो तो लिखने से नहीं डरेंगे। हाँ, ऐसे ही लगता है थोड़ा। वैसे मेरे आइडिया से तो जिंदगी को टाइम पास आप मत बनाओ। अभी भी मैं बता रही कि अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर अभी भी आप मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। अगर जिंदगी से हार मान लिया तब तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो मैंने जो फाइंडिंग्स ली है मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम्स, आप जितने भी बंदे देखेंगे ना गवर्नमेंट जॉब में, वो ज्यादा इंटेलिजेंट वाले बंदे नहीं निकलते। जैसे मान लीजिए मैं अपने क्लास फेलोज की बात करूंगी, तो जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट वगैरह थे वो इतने ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। जो थोड़े मीडियोकर थे, मतलब जो मीडियम लेवल के थे, कि ज्यादा ही टैलेंट भी नहीं थे और ज्यादा ही डाउन भी नहीं थे, वो थोड़े से आगे निकल गए, कहीं ना कहीं वो वेल सेटल्ड है। तो आपके साथ भी थोड़ा देख लेना जरा आप भी, कि आपके साथ जो बड़ा ज्यादा हाई फाई पढ़ने वाला बंदा था वो इतना ज्यादा नहीं आगे होगा, और जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी कि ये बंदा कभी जिंदगी में कुछ कर भी जाएगा, वो पक्का कहीं ना कहीं अच्छी तरह से सक्सेस होगा, वेल सेटल्ड हुआ होगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि नहीं मेरे से आगे तो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है। अरे जो इंटेलिजेंट है उनको भी यही आंख है, कान है, नाक है, उनको भी एक दिमाग दिया गया है जो आपके अंदर भी है। बस थोड़ा सा इतना रहता है कि कोई एफर्ट ज्यादा करता है और कोई बहुत कम करता है। ठीक है, तो ये आपको इस भरोसे में तो नहीं रहना है कि थोड़ी सी मेहनत करके भी निकल जाएंगे। मेहनत करने के लिए कोशिश आप पूरी कर देना, उसके बाद देखते हैं कि जिंदगी आपको किस मुकाम तक लेके जाती है। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। और आपके पास मैंने बोर्ड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। चार्ट जितने भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, प्रोनाउन का चार्ट भी और टेंस का चार्ट भी, वो भी मैंने बना दिए हैं। मैक्सिमम टाइम्स इसको लिख लेना नोटबुक में। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब आप रिवीजन के लिए बैठते हो, और जब लोग रिवीजन शुरू कर देते हैं, आप तब अपना शुरू कर रहे हैं क्या वे रिटर्न वर्क, तो तब तो नेचुरल सी बात है आप कहाँ और वो बंदा कहाँ जो बिल्कुल आगे निकल चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी आप नोट्स बना ले, और जैसे ही हमारे लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं टॉपिक वाइज हम रिवीजन कर दिया करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर चाहे कहीं पे भी क्वेश्चन आए, एसएससी में आए, पीजीटी में आए हैं, टीजीटी में आए हैं, टेट में आए हैं, या फिर जेबीटी में, पटवारी में, पुलिस में आए हैं, जितने भी आए टेंस के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे एक एक्सरसाइज बना के हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस लेवल तक के क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। हाई लेवल जा रहा है तो कहां तक हाई जा रहा है, जहां के बाद हाई नहीं होगा वो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं हम आगे बनाने की। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखूंगी और आप वीडियो को पॉज करेंगे और बताएंगे सबसे पहले कि ये वाला सेंटेंस कौन से टेंस का है। जब आप ये फाइंड आउट कर लो कि कौन से टेंस का ये वाला सेंटेंस है, तो आगे आपको चेंज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आगे जब इसको चेंज करना है तो कंटिन्यूअस में जाना है, इज मान लेना है, बाकी ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? ठीक है, शुरू करते हैं। बिल्कुल इजी इजी एग्जांपल्स लेना शुरू करते हैं। लिखेंगे शी प्लेस अ फुटबॉल गेम। मैं पहले एग्जांपल एग्जांपल डाल देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करना, पहले खुद इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट लिखेंगे दे दे मेड मी फुल। थर्ड में लिखेंगे रीता वॉशेस हर क्लॉथ्स। फोर्थ एग्जांपल में लिखेंगे आप ही walked a new car। और फिफ्थ एग्जांपल भी डाल ही देते हैं छोटा मोटा। कौन सा डालेंगे हम, ये भी आगे यहाँ लिखते हैं। आई
told him a new स्टोरी। ठीक है, अपनी मर्जी से बना देने हैं आपने भी एग्जाम्पल। जितना आप खुद से बनाना शुरू करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको आते जाएगी इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अब एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए। लो, आपको दिख रहा होगा वर्ड में। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको देखना है, सबसे पहले एक, जब मैंने बोर्ड बनाया था, टेंस चार्ट बनाया था, तो सबसे पहले मैंने लिखा था कि जब आपके पास सब्जेक्ट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और कभी कभार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा होता है। क्यों लगा होता है, अच्छी तरह वेल डिफाइन किया है, पीछे वाले लेक्चर में देख लेना एक बार। अब यहाँ पे देखो शी है, आपको दिख रहा है ना, शी प्रोनाउन है, प्रोनाउन। और अगर शी प्रोनाउन है तो ये किस चीज का काम कर रही है, सब्जेक्ट का। या तो प्रोनाउन होना चाहिए या नाउन होना चाहिए, तभी वो सब्जेक्ट बन सकता है। अदर वर्ड्स जितने भी आपके पास, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन, दो ही चीजें। ऑब्जेक्ट भी दो ही चीजें बन सकती है, या नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। टाइप नंबर 2 जब आपको पढ़ाऊंगी उसमें अच्छे से डिफाइन कर दूंगी ये कैसा है क्या नहीं। अभी आपके पास सब्जेक्ट है, इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है खेलने का। और ये जो खेल रही है वो क्या चीज खेल रही है, ये फुटबॉल गेम। ये आपकी वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस यूज हुआ है। लास्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट तो आपका है, वो आपका क्या बनने वाला है, सब्जेक्ट। अगर इसे सब्जेक्ट बनना है तो मैं क्यों ना यहाँ पे इसको सबसे पहले रख दूं। ठीक है, ए फुटबॉल गेम। अब एस और ईएस है ना, तो मैंने बताया था कि आगे जाके इजे मार ले लेगा। ए यहाँ पे लगा है, मतलब एक है, सिंगुलर है, ए फुटबॉल गेम। तो आपको भी ध्यान रखना है कि इज आना है। इज प्ले की थर्ड फॉर्म सभी को पता है, प्लेट। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, प्रेपोजिशन बाय आने वाली है। बाय शी का क्या हो जाता है, अगर आपके पास वो वाला बॉक्स बना हुआ है तो ध्यान से देखना है, शी का हर हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास है दे मेड मी फूल। अब यहाँ पे देखो, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है कि प्रोनाउन है, आपने बताया प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है। इसके बाद आपके पास वर्ब की फॉर्म है। अब वर्ब की फॉर्म को डिफाइन करना है कि कौन सी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि सेकंड फॉर्म है। देखो, सेकंड और थर्ड फॉर्म की रिगार्डिंग बड़ा पंगा रहता है, पता नहीं रहता कि सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। क्यों नहीं रहता, क्योंकि कईयों वर्ब की फॉर्म ऐसे होती है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे प्ले का प्ले, प्लेड, प्लेड। तो प्लेड प्लेड दो बार मैं लिख दूं, किसको मैं सेकंड मानू, किसको मैं थर्ड मानू। आपको ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद ईडी वाली फॉर्म आ रही है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। नेक्स्ट, अगर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपके पास अगर हैज है, हैव है या हैड है, ये खाली टेंस की बातें हो रही है, प्लस इसके बाद ईडी वाली फॉर्म है, तो वो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और क्वेश्चन नहीं भूल जाना, बताया है मैंने कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम मुझे लिख के भेजना है कमेंट बॉक्स में, ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे नहीं हो रहा, वेरीफाई नहीं कर पा रहे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ से करो। क्या यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ईडी है या सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हैड है। तो हैज हैव हैड तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, बट इसकी जो तुरंत बाद है वो वर्ब की फॉर्म दिख रही है, तो मे बी ये सेकंड फॉर्म ही होगी। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो आगे जाके चेंज किस में होएगा, हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा, आपको पता, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की लेगा, वॉज और वर लेगा। बस पता चल गया इतना। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी एक और प्रॉब्लम भी है कि ये तो हमारे पास सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, और ये प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये लास्ट में क्या, ये लास्ट में क्या है, इसको कहाँ रखेंगे, इसको सब्जेक्ट बना दे या क्या बना दे। तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट सिर्फ दो चीजें बनती है बेटा, या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। और ये आपके पास फूल है, ये लिखा हुआ फूल है जिसको हम मूर्ख बोलते हैं। अब कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि ये जो फूल है ये
एट पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है? क्या ये नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, जितने भी होते कंजक्शन इंटरजेक्शन वगैरह जितने भी होते हैं, मुझे लिख के बताना है कि ये आपका क्या है। अगर ये नाउन और प्रोनाउन होगा तो इसको सब्जेक्ट बना देना, अगर नहीं होगा तो फिर आप एक बार सोच लेना। मैं अपने अकॉर्डिंग बनाती हूँ जितना मैं जानती हूँ, आप मुझे बताना कि आपने किस तरह से इसको चेंज किया, ठीक है। तो दे मेड मी, अब मैं इसको क्या करूंगी, सब्जेक्ट बनाऊंगी। अगर मैं इसे सब्जेक्ट बनाती हूँ, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो मुझे इसे सब्जेक्टिव फॉर्म में लाना पड़ेगा आई। अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आगे ध्यान रखना है पास्ट में जाना है, आई है तो आपको ध्यान रखना है कि वॉज आना है, ठीक है। आई वॉज मेड, आई वॉज मेड फूल बाय, अब यहाँ पे जो दे है वो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी, अगर दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होनी है तो देम हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि जब आप ऑब्जेक्ट की रिगार्डिंग कंफ्यूज होते हैं तो पहले वाला जो आपके पास वर्ड दिया गया है, कौन सा पहले वाला, ऑब्जेक्ट, और पहले वाला ऑब्जेक्ट किस तरह से डिफाइन करना है कि ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, कि ये नाउन और प्रोनाउन है कि नहीं है, उस वाला। तो वर्ब की फॉर्म के बाद, वर्ब की फॉर्म के बाद अगर बेटा नाउन और प्रोनाउन आ रहा हो, वर्ब की तुरंत फॉर्म के बाद अगर नाउन और प्रोनाउन आ रहा है तो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाने की। उसके बाद जो वर्ड है, उसके बाद जो ये आपका वर्ब की फॉर्म के बाद नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद जो अदर वर्ड आपके पास दिए गए हैं, इनको आप इसी के प्लेस में भी रख सकते हैं। और दूसरा, जब आपकी वर्ब की फॉर्म आ जाती है तो इसके बाद भी आप इन अदर वर्ड को रिप्लेस करके और लास्ट में बाई देके जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्या बोल रहा मैंने? जब आपके पास एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट आ रहे हो और आपको वहां पे प्रॉब्लम होती है कि किस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएं और किसे हम एज इट इज रहने दें, तो आपको वहां पे ध्यान रखना है कि वर्ब की फॉर्म के तुरंत बाद, वर्ब की फॉर्म के तुरंत बाद जो आपके पास नाउन या प्रोनाउन दिया होगा, दो ही चीजें ऑब्जेक्ट बन सकती है, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन दिया गया हो तो वहां से उस नाउन या प्रोनाउन को उठा के सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आके उसका सब्जेक्ट बनाना है। और अदर वर्ड्स जो आपके पास दिए गए हैं उनको रखने की दो जगह होती है, या तो आप उन्हें वर्ब की फॉर्म के तुरंत बाद रख दे और लास्ट में बाई दे के आपका जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दे, और दूसरा कि आप उनको, आपका जो पूरा प्रोसेस है ना, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर जो भी लगना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद भी आप उन वर्ड्स को रख सकते हैं। अब एग्जामिनर आपको कहाँ रखे हुए दिखाता है, वैसे जो बेसिकली है ये वर्ब की फॉर्म के तुरंत बाद रखे हुए दिखाए जाते हैं, तो वो वाली ज्यादा प्रायोरिटी में आपने रखना है, ठीक है। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखनी है। वैसे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहे, जो नेक्स्ट टाइप रहेगा उसमें बिल्कुल और ज्यादा डीप कर दूंगी इसको, ठीक है। अभी तो थोड़ा बेसिक पढ़ा रही हूँ कि आपको इधर से उधर ले जाना इजी हो जाए, प्लस टेंस को पहचानने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि रीता वॉशेज हर क्लॉथ्स, ये रीता सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब ये तो हमें भी पता है मैम कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, पर चेंज किस तरह से करना है, ये जो टेंस है वो कौन से टेंस का है, आगे जाके कहाँ जाना है, तो बोला है बेटा मैंने आपको कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और जब इसको चेंज किया जाता है तो आगे हेल्पिंग वर्ब की जगह इजएमआर ले लेती है। तो इसको बनाना शुरू करें, क्या आएगा। अब यहाँ पे शी क्लॉथ्स मत कर देना, यहाँ पे ये जो हर है ये आपकी जरा भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है।
ज्यादा डिफाइन बाद में करूंगी, नहीं तो रात यहीं पे बीत जाएगी, ठीक है। हर जो आपका यहाँ पे है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है ना, और नाउन के पहले जो भी हमारी विशेषता कुछ भी बताते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं, छोटा है, बड़ा है, मेरा है, तेरा है, उसका है, ठीक है, डिम का फलाना, क्या क्या लगाते हैं वो वाला। तो इनको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। और ये वाला जो है वो प्रोनाउन भी है। तो आपको याद रखना है कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। ये पूरा का पूरा उठेगा, जरा भी आप हर का शी नहीं करेंगे, क्लोथ्स को अलग नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका जरा भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं है प्रोनाउन का, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसीलिए हर को साथ लाना पड़ेगा। हर क्लोथ्स, अब यहाँ पे क्लॉथ्स दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो आर आना है। आर कहां से पता चलेगा, सॉरी यस नहीं दिख रहा, इजमार में चेंज होना है। हर क्लॉथ्स आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, वॉश्ड बाय रिका। समझ में आया आपको, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और मैक्सिमम टाइम्स आपके पास बोला जाता है कि जब एक्शन करने वाला बंदा सेम हो, कि रीता है और अपने ही कपड़े धो रही है, तो इसका एक दूसरा प्रोसेस भी होता है चेंज करने का। कहाँ पे, आप यहाँ पे इसको क्लोज भी कर सकते हैं, और क्लॉथ्स आर वॉश्ड। जब ये अपने ऊपर आ जाए बात, जब काम करने वाला बंदा अपना ही काम कर रहा हो, तो वहां पे ऑब्जेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। हर क्लॉथ्स आर वॉश्ड। अब बाय रीता को आपने नहीं दिखाना है, क्यों नहीं दिखाना है, क्योंकि रीता के कपड़े ही रीता धो रही है, तो इसको सेकेंड टाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं रहती है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभार जैसे हर क्लॉथ्स आर वॉश्ड, तो आप सोचेंगे कि इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और दूसरा जो दिया गया होगा वो होगा हर क्लॉथ्स इज वॉश्ड बाय रीता, या होगा हर क्लॉथ्स वर वॉश्ड बाय रीता, एक होगा हर क्लॉथ्स वॉज वॉश्ड बाय रीता, और एक होगा दिया हुआ हर क्लॉथ्स आर वॉश्ड। और आप वहां पे सोचेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, बाय नहीं दिया हुआ है, उसको ढूंढने में लग जाएंगे। तो गलती जरा भी नहीं करना, फॉर्मेशन जो सही बता रहा है उसी को ही करेक्ट करके आना है सेंटेंस खुद में, ये बिल्कुल सही। अगर आप समझ गए होंगे तो आराम आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। एकदम से एक ही क्लास में सारा कुछ सीख जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और सीख भी लिया तो आपको यही पता नहीं रहेगा कि कहाँ इसका मुंह है, कहाँ इसकी पूंछ है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ही बाउट अ न्यू कार। ये तो आप आराम से बना सकते हैं, आप बोलेंगे मैम रहने दो, अब तो हम सीख गए, अब तो हम आराम से बना सकते हैं। तो इसको मैं भी ऐसे ही थोड़ा बना देती हूँ। ये देखो बेटा, बाई की सेकंड फॉर्म है, बाउट कहाँ से पता लगा सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड फॉर्म ही है। तो हम लिखेंगे ए न्यू कार, क्या आएगा आगे, वॉज, सिंगुलर है आएगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आगे जाके इधर भी सेकंड फॉर्म आनी है, इजमार की सेकंड फॉर्म वॉज बर होती है, ठीक है। ए न्यू कार वॉज वर्ब्ड बाय, ही का क्या हो जाता है, आई टोल्ड हिम अ न्यू स्टोरी। बेटा आपके लिए ये वाला आपके लिए है, ये सोचना मेरे को आता नहीं है, मेरे को आता है मैं कर दूंगी इसको चेंज। मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मेट बताया कि किस तरह से करना है, तो ये वाला आपके लिए है। एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आपने ले लिया होगा, ये छोड़ा मैंने आपके लिए, आई टोल्ड हिम आ न्यू स्टोरी। सारे के सारे बच्चे इसको कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं भी काफी है, कल हम करेंगे इसका टाइप 2, और मैंने बता दिया अब यहाँ से आगे जो शुरू होगा आपका वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेगा। अभी तक का जो था वो मैंने बोला 5th to 8th स्टैंडर्ड हो गया, और इसी में आपके जेबीटी टेट हो गया और टीजीटी टेट वगैरह कभी कभार उसमें डाल देते हैं, एंट्रांस हो गया, बीएड का एंट्रांस हो गया, तो कभी कभार डाल देते हैं इनमें से। तो आपको ध्यान रखना है, कभी ऐसे भी करते हैं कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस डाल दिया
और उसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, इस टाइप से भी डाल देते हैं। तो आपको दोनों साइड से ध्यान रखना है कि कहाँ पे पैसिव वॉइस गया, पैसिव वॉइस गया कौन से टेंस में गया। अगर इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करना है, कौन से टेंस में ये वापस को आएगा। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है और कल से हम कंटिन्यू करेंगे, इसका टाइप 2 करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं भी काफी है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टडी करते रहिए। और सबसे पहले सर्दी भी थोड़ी सी ज्यादा हो रही है तो अपना ध्यान भी रखनी। और ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर टू ऑल।